हेलो डियर, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 16 को डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 16 में जो हमारे एलिमेंट होते हैं, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, सेकंड सल्फर, थर्ड सेलेनियम, फोर्थ टेल्यूरियम, फिफ्थ नंबर है पोलोनियम का। तो ये जो 5 एलिमेंट है ये ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं। अब हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जो हमारा पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। इस कारण ना तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, ना ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो हमको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर स्टडी करनी है तो वो इन 4 एलिमेंट की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस की। तो अप टू डाउन जाने पे चूंकि एक सेल जो है वो बढ़ जाता है, इस कारण एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस दोनों जो है वो बढ़ जाती हैं। तो टेल्यूरियम की आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम की होगी, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि मास जो है वो टेल्यूरियम का ज्यादा होता है, इस कारण इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी का ऑर्डर भी हमारा यही हो जाएगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। एटॉमिक मास जिसका जितना ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो ऑर्डर भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट का यही हो जाएगा। फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। जैसे कि ये हमारा वाटर है और ये हमारा H2S है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सल्फर अपनी ओर खींच रहा है। तो ऑक्सीजन के खींचने की टेंडेंसी सल्फर से ज्यादा है, इस कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर। अब हमें ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर सेलेनियम की, फिर सल्फर की, फिर टेल्यूरियम की। फिर अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, इस कारण इसके इलेक्ट्रॉन जो है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में रहते हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होगी, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम। तो यहाँ पे ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आया। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी होती है? वो नेगेटिव होती है, क्योंकि वहां पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो अगर हम बात करें ग्रुप 15, 16 एंड 17, तो ग्रुप 15, 16 एंड 17 में जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, यहाँ पे थर्ड पीरियड में सल्फर है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होती है। मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होने वाली है। तो अगर हम सल्फर एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कंपेयर करें तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा सल्फर की, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। फिर इसके बाद हम ऑक्सीजन की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो उसकी फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड तो पोटेशियम क्लोरेट बनता है एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अब ये डिकम्पोजिशन होता क्यों है? तो देखो जरा, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए डिकम्पोजिशन होगा। फिर सेकेंड मेथड है हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिकम्पोज होकर वाटर एंड ऑक्सीजन बनाता है। तो देखो जरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये HOOH। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 और यहाँ पे 0। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एंड 0 ये दोनों में स्टेबल होता है, -1 में स्टेबल नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है बहुत जल्दी। फिर हम थर्ड देखते हैं, लेड डाइऑक्साइड जो है डिकम्पोज हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लेड डाइऑक्साइड है वहां पे लेड जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लेड ऑक्साइड में लेड +2 में है। तो लेड +2 में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लेड +4 में। तो इसलिए डिकम्पोजिशन जो है वो होता है। इसके बाद हम ओजोन को डिस्कस करेंगे। तो ओजोन में हम सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे।
तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 मोल से हमारा 2 मोल ओजोन जो है वो बनता है। फिर हम ओजोन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ओजोन जो है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ओजोन जो है वो डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन देता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो ओजोन हमारा एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो जो भी स्पीसीज नेसेंट ऑक्सीजन देती है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ओजोन जो है वो लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है लेड सल्फेट में, एनओ को ऑक्सीडाइज करेगा NO2 में, आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करेगा आयोडीन में। तो ये रिएक्शन जो है वो कैसे होती है? तो बड़ा सिंपल है। देखो जरा, जो हमारा ओजोन है वो डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये लेड सल्फाइड के साथ नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो हमारा लेड सल्फेट बनेगा। तो सल्फाइड से हमारा सल्फेट बनता है। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो 4 नेसेंट ऑक्सीजन हमको चाहिए। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स तो यही है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। तो जो कॉमन होता है लेफ्ट राइट वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये 4 नेसेंट ऑक्सीजन से 4 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी। जो बचेगा वो लिखा जाएगा। तो 4O3 प्लस PbS से हमारा 4O2 एंड PbSO4। तो बस ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। फिर जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी, जो हमारा NO की ओजोन के साथ रिएक्शन थी, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे तो देख लो ज़रा। जो हमारा ओजोन है वो ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, NO जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? NO2 बनाएगा। तो बस यहाँ पे तो एक ही नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो NO प्लस O3 से हमारा बन जाएगा O2 प्लस NO2। फिर इसके बाद आयोडाइड आयन है, उसकी ओजोन से रिएक्शन करानी है एक्वस मीडियम में, तो हमने वाटर लिख लिया। क्या बनेगा तो देखो ज़रा, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब जो हमारा आयोडाइड आयन है वो एक्वस मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? I2 बनेगा। अब चूंकि आयोडीन यहाँ 2 हो गए तो यहाँ पे 2I नेगेटिव कर लो। ठीक है, और बन जाएगा हमारा OH नेगेटिव। अब चूंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी 2 नेगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि इक्वेशन में चार्ज भी बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो 2OH नेगेटिव बनेगा। बस ओवरऑल इक्वेशन जो है वो हम लिख लेंगे। तो नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। O3 प्लस 2I नेगेटिव प्लस H2O से बना O2 प्लस I2 प्लस 2OH नेगेटिव। इसके बाद हम ओजोन एंड ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट 10 ईयर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन कहता है कि ओजोन जो है वो अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। रीजन बताना है। तो रीजन उसका सिंपल सा है, अगर ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब है ओजोन जो है वो अनस्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये रिएक्शन जो है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो माइनस 142 किलोजूल पर मोल आया। तो डेल्टा एच तो हमारा नेगेटिव हो गया। अब चूंकि यहाँ पे 2 मोल ओजोन से 3 मोल ऑक्सीजन बन रही है, मतलब कि जो हमारा एंट्रोपी है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब टोटल ये जो है प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव हो गया। और डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ओजोन। ये प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल आर सेम। तो जो ओजोन का मॉलिक्यूल है उसमें 3 ऑक्सीजन के एटम हैं और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों ऑक्सीजन एटम में बना दिए। हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें जैसे हमने यहाँ पे किया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है।
तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप ये कह सकते हो कि इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड ना हो कि यहाँ डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता, तो हमने ऐसा बना दिया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो पॉजिटिव चार्ज तो इस ऑक्सीजन पे रहेगा, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो यह हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ये हमने कैसे बनाया, तो 3 एटम ऑक्सीजन के हमने लगा दिए। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, और ये सिंगल और ये सिंगल है। तो सबसे पहले हमने दोनों ऑक्सीजन एटम को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। और ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, अब इन डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन एटम में लगा देते हैं। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो दोनों ऑक्सीजन एटम में शो कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अलग होगी, यहाँ भी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, सेम हो गई। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम हो जाती है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव रीजन। तो बड़ा सिंपल सा है, जब ओजोन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो वो ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और जो भी स्पीसीज नेसेंट ऑक्सीजन देती है वो हमारी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती ही है। इसलिए ओजोन जो है वो हमारा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका एग्जाम्पल है, ये लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद हम सल्फर को डिस्कस करेंगे। तो सल्फर जो है वो S8 मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है। इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 8 होती है। सल्फर के एलोट्रोप जो है वो पहला होता है रोम्बिक, दूसरा होता है मोनोक्लाइनिक, तीसरा होता है प्लास्टिक सल्फर। तो फर्स्ट 2 फॉर्म जो है वो क्रिस्टलाइन होते हैं, जबकि थर्ड जो है वो हमारा एमॉर्फस होता है। अगर हम रोम्बिक एंड मोनोक्लाइनिक सल्फर को देखें तो 96 डिग्री सेल्सियस पे दोनों कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। 96 डिग्री से बिलो टेम्परेचर पे रोम्बिक फॉर्म जो है स्टेबल रहता है, जबकि 96 से अबव टेम्परेचर पे मोनोक्लाइनिक फॉर्म जो है वो स्टेबल होता है। तो अगर हम कहें कि रूम टेम्परेचर पे सल्फर किस क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा, तो रूम टेम्परेचर चूंकि 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो हमको सल्फर जो है वो रोम्बिक फॉर्म में मिलेगा। अगर हम कहें कि 120 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर का कौन सा फॉर्म हमको मिलेगा, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर हमको मोनोक्लाइनिक फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारा सल्फर का स्ट्रक्चर हो गया। सल्फर का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस ऐसा जो है वो W जो है वो बनाना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे सल्फर, यहाँ 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 सल्फर लगा दूं, तो बस ये जो है वो बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा S8 का स्ट्रक्चर हो गया। अगला क्वेश्चन है, वाई अबव 1000 केल्विन सल्फर सोर्स पैरामैग्नेटिज्म। तो 1000 केल्विन के अबव जो है वो सल्फर जो है वो S8 फॉर्म में नहीं मिलता, सल्फर जो है वो S2 फॉर्म में मिलता है। तो वेपर स्टेट में सल्फर जो है वो डायएटॉमिक फॉर्म में मिलता है। तो S2 फॉर्म में जो है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑक्सीजन की तरह। इस कारण हम कह सकते हैं कि सल्फर जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक फॉर्म में होता है जब 1000 केल्विन के अबव होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डाइऑक्सीजन इज गैस वाइल सल्फर इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वाई। तो देखो जरा, जो हमारा ऑक्सीजन है ये गैस फॉर्म में मिलता है, जबकि सल्फर जो है एसिड फॉर्म जो है वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। रीजन बताना क्यों होता है। तो चूंकि ऑक्सीजन का साइज जो है वो छोटा होता है, ऑक्सीजन का एटम छोटा होता है, तो ऑक्सीजन के एटम जो है वो पार्शियल ओवरलैपिंग करके जो है वो डबल बॉन्ड बना सकता है। सल्फर एटम का साइज जो है वो बड़ा होता है, इस कारण यहाँ पे पार्शियल ओवरलैपिंग नहीं होती है, लैटरल ओवरलैपिंग जो है वो नहीं बनता। अब चूंकि यहाँ पे लार्ज होगा, वंडरवॉल्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे स्मॉल साइज होगा तो वंडरवॉल्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक होगा। इस कारण ऑक्सीजन जो है वो हमारा कैसा है, गैस है। सल्फर जो है वो हमारा कैसा है, सॉलिड है। तो बस यही जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऑक्सीजन के बारे में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन गैस क्यों है, और ये सल्फर के बारे में लिखा हुआ है कि सल्फर जो है वो हमारा सॉलिड क्यों है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ऑक्सीजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन देन सल्फर। तो
इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सल्फर से कम नेगेटिव होती है। रीजन बताना क्यों होती है। तो अगर हम ग्रुप 16 में एटॉमिक साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा साइज पोलोनियम का होगा, फिर टेल्यूरियम, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। पोलोनियम को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये हमारा रेडियो एक्टिव होता है, तो साइज का ऑर्डर हमारा यही रहेगा। ठीक। अब चूंकि ऑक्सीजन का साइज जो है वो सल्फर से छोटा है और इनके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आना है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब चूंकि ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा है तो ये जो लोन पेयर जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे। ज्यादा रिपेल करेंगे तो वो इजिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इजिली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है कि यहां पे निकलने वाली एनर्जी जो है वो कैसी होगी, कम होगी। सल्फर का साइज जो है वो कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से बड़ा होता है। यहां भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, लेकिन चूंकि इसका साइज बड़ा होने के कारण रिपल्सन फोर्स जो है वो कम लगता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो दूर दूर रहती हैं, तो साइज बड़ा होने के कारण रिपल्सन फोर्स लगेगा कम। इस कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हम बता देते हैं, तो ये किलो जूल पर मोल में हम बता देते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए होती है -141 किलो जूल पर मोल। सल्फर के लिए बहुत ज़्यादा होती है -200 किलो जूल पर मोल। सेलेनियम के लिए होती है -195 किलो जूल पर मोल और टेल्यूरियम के लिए होती है -190 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ग्रुप 16 में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन शोज कैटिनेशन बिहेवियर लेस देन सल्फर। तो ऑक्सीजन का कैटिनेशन बिहेवियर जो है वो सल्फर से कम क्यों होता है, रीजन बताना है। तो बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर हम सल्फर सल्फर बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें तो ये एनर्जी लगती है 213 किलो जूल पर मोल। अगर हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो ये लगती है 138 किलो जूल पर मोल। तो चूंकि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो ये बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा। इस कारण ऑक्सीजन जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा या बहुत कम शो करेगा। सल्फर में ये बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी ज्यादा है, इस कारण ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। इस कारण सल्फर जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन में ये बॉन्ड जो है वो इजीली क्यों ब्रेक हो जाएगा। तो रीजन ये है कि ऑक्सीजन के पास ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है तो रिपल्सन फोर्स जो होगा ज्यादा होगा। रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, इस कारण ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी 138 किलो जूल पर मोल है। क्योंकि सल्फर का साइज जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, साइज बड़ा होने के कारण लोन पेयर दूर दूर रहता है, तो लोन पेयर का रिपल्सन फोर्स उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इस कारण यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी जो है वो 213 किलो जूल पर मोल है। इसलिए सल्फर में कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होती है, ऑक्सीजन में कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बहुत कम होती है। इसके बाद हम सल्फर के ऑक्सी एसिड देखेंगे और उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहला ऑक्सी एसिड है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 फॉर्मूला होता है। सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 फॉर्मूला है। थर्ड है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये ओलियम कहलाता है, इसको हम H2S2O7 बोलते हैं। फोर्थ है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि हम मार्शल एसिड बोलते हैं, ये हमारा H2S2O8 है। और फिफ्थ नंबर है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि हम कैरो एसिड बोलते हैं, ये हमारा H2SO5 होता है। अब इनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो देखो ये 4 स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है, और ये वाला नहीं बना है तो ये हम बना देते हैं यहाँ पे। तो देखो जरा, सेंट्रल में तो हमारा सल्फर है तो हम सेंट्रल में सल्फर लिख देंगे, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्ट सल्फर से अटैच नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच होंगे। तो 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 ऑक्सीजन से अटैच होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप जो है वो रहने वाले हैं, तो 2 OH ग्रुप, ठीक है। तो सल्फर जो है यहाँ पे 2 लोन पेयर बचेगी, तो लोन पेयर के कारण ये ऐसे डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे। अब बची एक ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम क्या है, परऑक्सी, तो मतलब एक परऑक्सी बॉन्ड बनेगा। तो परऑक्सी बॉन्ड जो है वो कैसे बनेगा, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाओ, ठीक है, यहाँ एक ऑक्सीजन लगाओ, फिर ये H लगा दो, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो परऑक्सी बॉन्ड हो गया। तो ये हमारा H2SO5 का स्ट्रक्चर हो गया। इसको अब हम थोड़ा सही तरीके से जो है वो बना लेते हैं। तो ये हमारा सल्फर हो गया, ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड O है,
ये डबल बॉन्ड O है, ये O O और ये H है, ठीक है, और ये हमारा OH है। फिर हम H2SO3 देखेंगे, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन पे जाएंगे, ठीक है, तो 2 OH ग्रुप जो है बनेंगे। फिर ऑक्सीजन एक बचेगा तो वो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और सल्फर पे एक लोन पेयर जो है वो बच जाएगी, राइट। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हो गया हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। अब H2SO4 की हम बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH ग्रुप बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा, ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन बचे तो वो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। फिर H2H2O7, इसको हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो पायरो कब लगता है, तो पायरो अगर हम बात करें, पायरो प्रीफिक्स की बात करें तो पायरो कब लगता है। अब पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, ठीक है, इसके 2 मोल से हम क्या करते हैं, एक वाटर निकाल देते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो पायरो एसिड कहलाएगा। तो हाइड्रोजन तो 2 बचेंगे, सल्फर 2 हो गए, और ऑक्सीजन जो है वो 8 है, एक निकल गया तो 7 ऑक्सीजन बचेंगे, तो H2H2O7। तो ये हमारा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और पायरो का मतलब होता है कि वहां पे SOS बॉन्डिंग ये तय है। तो देखो यहाँ पे ये SOS बॉन्डिंग जो है वो तय हो गई, राइट। और बाकी आपको जो का त्यो करना है, एक एक हाइड्रोजन दोनों सल्फर को दे दो, तो हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगी, इस पे ऑक्सीजन पे अटैच होगी, तो 2 OH ग्रुप बनेंगे, और बाकी ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर दो, ठीक है। SOS बॉन्ड आपको बनाना ही है क्योंकि पायरो लगा हुआ है, ठीक। फिर H2H2O8 का हमें करना है, तो चूंकि ये परऑक्सी एसिड होता है तो मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग तो तय है कि होगी ही, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर दे दो, ठीक है, तो OH ग्रुप बन जाएंगे, और बाकी ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से लगा दो, बस हो गया। प्रिडिक्ट द शेप एंड द आस्क्ड एंगल 90 डिग्री और मोर और लेस इन द फॉलोइंग केस SO3-2 एंड द एंगल इन OSO। तो ये जो हमारा सल्फाइड आयन है उसमें हमें OSO एंगल बताना है कि ये एंगल 90 से कम होगा कि ज़्यादा होगा कि 90 के इक्वल होगा। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो -2 का मतलब है कि चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे आएगा, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन पे जो है वो एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया, तो एक लोन पेयर जो है वो बच जाएगी। अब लोन पेयर जो है वो बच गई और यहाँ पे ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो ये स्ट्रक्चर जो तो हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये अप्रॉक्स 107 डिग्री का होता है। फिर इसके बाद हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो हमारा ए है H2S इज मोर एसिडिक देन H2O, बी है H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE, सी है ऑफ PH3 एंड H2S विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। तो देखो जरा, ये हमने ग्रुप 15, 16 एंड 17 के एलिमेंट लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एसिडिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, और आप ग्रुप में अप टू डाउन जाते हो तो भी एसिडिक करेक्टर जो है वो बढ़ता है। अब क्वेश्चन है H2S इज मोर एसिडिक देन H2O, तो देखो सल्फर ये है और ऑक्सीजन ये है, तो हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, मतलब H2S ज्यादा एसिडिक होगा H2O से, ठीक है। तो रीजन क्या बताना है, रीजन बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे H2S में ये जो हाइड्रोजन सल्फर का बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड लेंथ कैसी है, ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो ये इजीली क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो है वो दे देगा। HOH ये बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो इजीली हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाएगा। H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE, तो वही रीज़न है, ये ऑक्सीजन है और ये टेल्यूरियम है, तो अप टू डाउन जाते हैं एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा, ठीक है। रीज़न ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड टेल्यूरियम की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इस कारण ये क्या होगा, इजिली हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होती है मतलब बॉन्ड स्ट्रांग बन जाएगा,
ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम का मतलब बॉन्ड स्ट्रांग है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा का मतलब है कि बॉन्ड हमारा वीक है। फिर PH3H2S में कंपेयर करना है कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो देखो ये P है और ये यहाँ पे सल्फर है, तो PH3 और H2S में इधर से इधर जाओगे मतलब आपका एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, तो एसिडिक करेक्टर जो है वो हमारा बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे पोलैरिटी रीजन दी जाती है कि फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वहाँ पे पोलैरिटी कम है, जबकि सल्फर और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है वहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा है। इस कारण यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इजिली डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, गिव रीजन। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, रीजन क्या है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। तो चूंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, इस कारण ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर के कारण वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सल्फर पे अटैक नहीं कर पाएगा। सल्फर पे अटैक नहीं कर पाएगा तो फ्लोरीन जो है वो रिलीज नहीं होगा, मतलब फिर हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चूंकि ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल के कारण यहाँ पे स्टेरिकल हिंड्रेंस लगेगा। ठीक है, स्टेरिकल हिंड्रेंस के कारण वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सल्फर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, सल्फर के पास नहीं जा सकता, बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ पे SF6 जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑल दी बॉन्ड्स इन SF4 आर नॉट इक्विवेलेंट, एक्सप्लेन वाई। तो SF4 के जो 4 बॉन्ड हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है, रीजन बताना है क्यों नहीं है। तो SF4 का जो स्ट्रक्चर है वो सीसॉ स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। तो यहाँ पे ये जो 4 बॉन्ड हैं इनमें से 2 बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड है और 2 बॉन्ड हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं। तो एक्सियल बॉन्ड जो है वो लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, इस कारण इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इन दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स जनरली शोज लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द पीरियड ऑफ ग्रुप 15, एक्सप्लेन वाई। तो ग्रुप 16 एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर होती है कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट से, रीजन बताना क्यों होती है। तो देखो जरा, हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होंगे। तो यहाँ पे बैलेंस सेल जो है वो सेकंड होगा, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो जो हमारा रूल होता है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल रूल, तो अगर ऑर्बिटल आपके या तो पूरे भरे हों या फिर हाफ फिल्ड हों तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये 2p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, इस कारण ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा नाइट्रोजन का वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे अब ये हाफ फिल्ड नहीं रहा। तो ये जो हमारा N पॉजिटिव बना ये कैसा होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हैं, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब हम ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, तो 1s2 2s2 2p4 भरा जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे होगी। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्फ़िगरेशन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना नाइट्रोजन का था, क्योंकि यहाँ पे ये हाफ फिल्ड था। तो यहाँ पे जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो O पॉजिटिव जो है वो कैसा हो जाएगा, हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन बनने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल से स्टेबल स्पीसीज बन रही है। तो अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन 13 है, OF6 कंपाउंड इज नॉट नोन बट SF6 एग्जिस्ट वाई। तो ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड नहीं बनता लेकिन सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो बन रहा है, क्यों बन रहा है, रीजन बताना है। तो देखो जरा, अगर हम ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन है तो इसी का कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैलेंस सेल सेकेंड है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे की गई। अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल के ये अनपेयर्ड नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2d जो है वो एब्सेंट होता है, 2d का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। अगर हम SF6 में सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है,
तो बैलेंस सेल हमारा थर्ड है, तो थर्ड सेल में 3d भी होगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल स्टेट में हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जब एक्साइटेड स्टेट होती है तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके डी में चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके डी में चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पे केवल 5 बने हैं, 6 कर दो। ठीक है, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिस कारण हमारा SF6 तो बनता है। ठीक है, SF6 का तो फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। यहाँ पे चूंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस कारण OF6 जो है वो नहीं बन सकता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई इज Ka2 इज लेसर देन Ka1 फॉर H2SO4 इन वाटर। तो H2SO4 को आप वाटर में डालोगे तो H2SO4 हमारा आयोनाइज हो जाएगा। तो H2SO4 हमारा आयोनाइज जो है वो होता है, 2 स्टेप में आयोनाइज होता है। पहले स्टेप में H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Ka1 होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HSO4 नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, तो ये हमारा Ka1 हो जाएगा। फिर ये HSO4 नेगेटिव जो है वो अगेन आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव एंड SO4 -2। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये। अब क्वेश्चन कहता है कि Ka2 जो है वो हमारा स्मॉलर है, Ka1 जो है वो लार्जर है। क्यों होता है ऐसा? तो रीजन बड़ा सिंपल सा है। H2SO4 यहाँ पे न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये आयोनाइज हो जाएगा और ये बहुत आयोनाइज होता है। जब ये ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा तो मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो Ka1 भी हमारा कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे HSO4 ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये क्या करेगा? ये H पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आयन से यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बन रहा है, तो ये आयोनाइजेशन जो है कम होगा, तो मतलब इनके कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे कम, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया कम तो Ka2 भी हो जाएगा कम। तो इसलिए हम कह सकते हैं Ka1 का वैल्यू जो है वो Ka2 से बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड ओजोन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये रिएक्शन तो हम बता चुके हैं, लेड सल्फाइड जो है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कॉपर की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कैसे होती है तो बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं। देखो जरा, जो हमारा कॉपर है वो H2SO4 अगर ये डाइल्यूटेड है तो उसके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन ये है कि जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर सकते एसिड से। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा H2SO4 जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो कॉपर से रिएक्ट कर जाता है। क्यों रिएक्ट कर जाता है? तो बड़ा सिंपल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो H2O, SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कॉपर से रिएक्ट कर जाती है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है वो H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा और ये वाटर बन जाएगा। तो ये जो 3 स्टेप बने हैं इनका हम एक स्टेप लिखते हैं, मतलब ओवरऑल रिएक्शन में लिखनी है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जो कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड कैंसिल हो गया। क्या बचा? H2SO4। कितने बचे? ये 2 बचे। ठीक है, तो 2 कर लो। फिर कॉपर है से क्या बना? H2O बना, तो ये H2O 2 बने। फिर कॉपर सल्फेट बना, फिर SO2 बना। तो बस डाइल्यूट H2SO4 से तो कोई रिएक्शन नहीं होती कॉपर की, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट होती तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कार्बन से कैसे रिएक्ट करता है? तो देखो जरा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो H2O, SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। कार्बन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा। तो हमें 2 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आएंगी? यहीं से आएंगी। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। अब हम ओवरऑल इक्वेशन लिख देते हैं। मल्टीप्लाई हो चुका, काट दो। 2 नेसेंट ऑक्सीजन से 2 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गई। H2SO4 हमारा कितना है? 2। कार्बन से H2O कितना है? 2 था, 2 SO2 बना और ये CO2 बन गया। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कार्बन से ऐसी रिएक्शन होती है। फिर हमारा थर्ड है
SO3 जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है तो H2S2O7 हमारा ओलियम जो है वो बनता है। फिर इसके बाद फोर्थ है कार्बन के कंसंट्रेटेड H2SO4 से कैसी रिएक्शन होती है बता चुके हैं। फिर फिफ्थ है एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा एसिडिक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो क्या बनेगा हमारा Na2SO3 बनेगा, ठीक है, और H2O निकलेगा। अब Na2SO3 क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारी एसिड बेस रिएक्शन है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में है वही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पे सल्फर +4 में है तो सल्फर यहाँ भी +4 में होगा, इसलिए यहाँ पे Na2SO3 बना। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो हमारा SO2 एक्सेस में होता तो ये Na2SO3 वाटर और SO2 से कंबाइन होकर NaHSO3 बनाता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक सॉल्ट। तो फेरिक सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करनी है, तो क्या होगा, तो हमारी ये रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन कैसे आई, तो देखो जरा कैसे आई। तो हमारा फेरिक सॉल्ट है तो Fe+3 है, इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर होगा, इसमें हमें सल्फर डाइऑक्साइड पास करनी है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा हमको बताना है। ऐसे आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है तो देखो हमें क्या करना होगा। हमको पता है कि H2OSO2 से हमारा H2SO3 बनेगा, तो ये तो हमारा H पॉजिटिव मतलब 2H पॉजिटिव और SO3-2 में आयोनाइज होगा। तो ये जो हमारा सल्फाइट आयन है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, तो SO4-2 बनेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ से आई होगी, वाटर से आई होगी, तो यहाँ पे हम 2H2 कर देते हैं वाटर में, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस भी करते जाना साथ में, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब देखो जरा, अब देखो यहाँ पे ये जो सल्फाइट है ये +4 से ये सल्फेट +6 में चला गया, मतलब यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये जो हमारा फेरिक है वो फेरस में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब रिडक्शन होगा, तो ये +2 बनेगा। अब चूंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है क्योंकि इसके द्वारा एसिड बना है, तो एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H पॉजिटिव लगाते हैं। तो 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 4H पॉजिटिव हमें लगाना पड़ेगा, तो मैंने 4H पॉजिटिव लगा दिया। अब बस रिमेनिंग इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो जरा प्रोडक्ट साइड देखते हैं हम, तो प्रोडक्ट साइड यहाँ पे 4H पॉजिटिव और ये 2 +6 का चार्ज हो गया और यहाँ पे -2, ठीक है, तो +4 चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे +3 चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, +4 चार्ज इस तरफ है प्रोडक्ट साइड और +3 का चार्ज इस तरफ है, तो ऐसे तो बैलेंस तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे +6 चार्ज हो गया, तो आयरन को 2 कर बनाना, तो आयरन को यहाँ पे 2 बना लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा +4 और +4 और ये +4 +8 हो गया और ये -2 कर दोगे तो +6 यहाँ भी हो गया, तो अब हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, अगर वो एक आयनिक इक्वेशन है तो वहां पे एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस करना होता है। तो अब इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं, तो इक्वेशन जो है वो हमारी ऐसी लिखी जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन जो है वो ऐसे क्यों आई। फिर क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड H2SO4 की रिएक्शन, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और HF बन जाएगा, ठीक है। फिर 9th नंबर है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरल। तो क्लोरल के प्रेजेंस में क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो है वो बनता है SO2Cl2, जिसको हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं। तो बस ये हमारा ग्रुप 16 हो गया। हेलो डियर, आज हम पी ब्लॉक में ग्रुप 17 एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 17 में आते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं ये ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। ग्रुप 17 को हम हैलोजन एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, आयोनिक रेडियस भी बढ़ेगी, कोवेलेंट रेडियस भी बढ़ेगी, इनकी डेंसिटी भी बढ़ती है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ता है। तो अप टू डाउन जाने पे क्या क्या बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, कोवेलेंट रेडियस बढ़ेगी, आयोनिक रेडियस बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अप टू डाउन जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा व आयोडीन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज होती है।
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा व आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हम बात करें तो वो फ्लोरीन होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, ब्रोमीन की 3 एंड आयोडीन की जो है वो 2.7 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा सा चेंज आता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है और ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है। तो उसका सिंपल सा रीजन है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से आता है तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनको रिपेल करते हैं। क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा है तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगेगा। रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे एनर्जी जो है वो कम रिलीज होगी। क्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, इस कारण यहाँ पे रिपल्सन फोर्स फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम लगेगा। इस कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसका ऑर्डर हो जाएगा क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये होता है -349 किलोजूल पर मोल। नेगेटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी निकल रही है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू -333 किलोजूल पर मोल है, ब्रोमीन की -325 और आयोडीन की -296 किलोजूल पर मोल है। फिर हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर भी जो है वो चेंज होता है। क्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होती है, मतलब क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ना जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो 242.6 किलोजूल पर मोल है। फिर ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, ठीक है, तो इसके लिए होती है 192.8 किलोजूल पर मोल। फिर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ना तो 158.8 और सबसे आसान काम है आयोडीन आयोडीन बॉन्ड को तोड़ना, तो ये होता है 151.1 किलोजूल पर मोल। फिर हम कलर्स की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो है वो येलो कलर की गैस है, क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो कलर होता है, ब्रोमीन रेड कलर होता है, आयोडीन जो है वो वॉयलेट कलर होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बहुत हाई होती है, तो ये ऑर्डर सेम है। अप टू डाउन जाने पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो -1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होगी, 0 होगी, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है एंड +7 भी हो सकती है। तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है -1, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है वो -1 to +7 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसके बाद हम क्लोरीन को डिस्कस करेंगे। तो क्लोरीन की प्रिपरेशन मेथड को देखेंगे। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड हमारी क्या कहलाती है, तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है वो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हमको हीट करना होता है। हीट करेंगे तो हमारा MnCl2 बनता है, H2 बनता है और क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होती है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है अभी हम बताने वाले हैं आपको। फिर हमारी सेकंड प्रोसेस है डीकन्स प्रोसेस। डीकन्स प्रोसेस में क्या होता है कि HCl को हमें KMnO4 में क्या करना होता है, रिएक्ट कराना होता है, तो KCl बनता है, MnCl2 बनता है, H2 बनेगा और क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होती है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हम आपको बताने वाले हैं। जो हमारी डीकन्स प्रोसेस की दूसरी रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि जो हमारा HCl है उसको ऑक्सीजन में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो H2 बनता है और क्लोरीन गैस जो है लिबरेट होती है। तो यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है, ऑक्सीजन गैस है, हीट करोगे तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, क्लोरीन गैस जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो बड़ा सिंपल है। देखो जरा, जो हमारा MnO2 होता है, ठीक है, वो अनस्टेबल होता है, तो वो MnO एंड नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो देता है। यहाँ पे मैग्नीज जो है वो +4 में है और यहाँ पे मैग्नीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब MnO जो है वो HCl से रिएक्ट करेगा तो MnCl2 बनेगा और H2 बनेगा।
अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो HCl को क्या करेगी, ये जो HCl है, ठीक है, उसको क्या करेगी, वाटर एंड क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगी। तो अब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे। तो ये जो 3 स्टेप हैं इनको हमें एक स्टेप बनाना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी कॉमन होगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो नेसेंट ऑक्सीजन से हमारा नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, MnO से हमारा MnO कैंसिल, राइट। तो अब देखो MnO2 ये लिखा हमने, HCl हमारे यहाँ पे कितने हो गए 4, फिर यहाँ पे MnCl2 बना, फिर यहाँ पे H2O बना, ठीक है। H2O कितने हैं 2 हैं, तो ये 2H2 कर दिया और क्लोरीन बना, राइट। इसी प्रकार KMnO4 की HCl से रिएक्शन कैसे होती है तो इसका भी देख लो। KMnO4 HCl से रिएक्ट करता है तो ये KCl बनेगा, MnCl2 बनेगा, 3H2O और 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ये बनते ही बनते हैं। मतलब KMnO4 एसिडिक मीडियम में हमको 5 नेसेंट ऑक्सीजन देगा ही देगा, ये तय है। तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन कर दिए। फिर यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 2 कर देंगे, ठीक है। हमने KMnO4 2 कर दिया। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे कि KCl कितना है, तो 2 KCl कर दिया हमने, ठीक है। फिर हम देखते हैं Mn कितना है, तो Mn2 कर दिया हमने। फिर हम यहाँ पे क्लोरीन देख लेते हैं, तो क्लोरीन जो है 6 हो गया, तो हमने 6 कर दिया। फिर हम वाटर देख लेते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ 3H2 कर दिया, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, तो ऑक्सीजन ये 5 और ये 3 8 हो गई। फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है 5 नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, HCl से रिएक्ट करेगी, तो 10 HCl चाहिए 5 नेसेंट ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो 5H2 बनेगा और 5 क्लोरीन बनेगी। अब दोनों स्टेप को जो है वो एक कर देते हैं, ओवरऑल स्टेप लिखते हैं। तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब जो बचा वो लिखा जाएगा, तो 2 KMnO4 6 और ये 10, तो 16 HCl हो जाएगा। से बनेगा हमारा 2 KCl 2 MnCl2, ठीक है, 3 और ये 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8H2 बन जाएगा और 5Cl2 लिबरेट हो गई। तो ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। इसके बाद हम क्लोरीन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो क्लोरीन हमारा एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्लोरीन जो है वो मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो HCl बनता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्योंकि क्लोरीन नेसेंट ऑक्सीजन देता है इस कारण ये हमारा एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर इसने आयरन के साथ रिएक्ट किया तो आयरन को फुली ऑक्सीडाइज कर देगा, फेरिक क्लोराइड बनाएगा। आयरन यहाँ पे +3 में आया, ठीक है। FeCl2 नहीं बनता, यहाँ पे FeCl3 बनेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन हमारा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉस्फोरस से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो PCl3 बनेगा। फॉस्फोरस यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सल्फर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड जो है वो बनता है। H2S से रिएक्ट करेगा तो HCl बनेगा और सल्फर अलग हो जाएगा। अमोनिया से रिएक्ट करेगा क्लोरीन, तो हमारा क्या बनता है, तो एक बार यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में लेना है और एक बार यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में लेना है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, तो देखो जरा। अब जो हमारा अमोनिया है, इस अमोनिया की रिएक्शन जो है वो हमें क्लोरीन से करानी है। अगर अमोनिया हमारा एक्सेस में है तो होगा क्या, हमको पता है कि क्लोरीन की हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन होगा तो HCl बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे 6 HCl बनेगा, तो यहाँ ये 3Cl2 हो जाएगा। हमको पता है कि जो हमारा अमोनिया है वो बेसिक है और HCl जो है वो एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, ये तो तय है। तो NH3 जो है, क्योंकि ये एक्सिस में है ना, तो NH3 जो है वो HCl से कंबाइन हो जाएगा, तो 6 HCl है, तो 6 NH3 चाहिए हमको, तो हमारा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, तो 6 अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे, तो जो कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 HCl से 6 HCl कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अमोनिया कितने हो गए, 2 ये हो और 6 ये है, तो 8 अमोनिया हो गया और 3Cl2 हो गया, ठीक है। ये से बनेगा हमारा नाइट्रोजन और 6 अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो तब रिएक्शन होती जब अमोनिया हमारा एक्सेस में है। अगर मान लीजिए हमारा क्लोरीन एक्सेस में होता तो क्या होता, तो देखो जरा, ये क्लोरीन की अमोनिया से रिएक्शन करानी और ये एक्सेस में है, तो क्लोरीन एक्सेस में है तो हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन होगा तो HCl बनेगा और नाइट्रोजन क्लोरीन से कंबाइन होगा तो NCl3 बनेगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक्सेस में है, ठीक है। तो क्लोरीन एक्सेस में है तो वो नाइट्रोजन को पकड़ के NCl3 जो है वो बना लेगा। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया तो यहाँ पे 3Cl2 कर लो, तो बस ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब हमारा अमोनिया एक्सेस में होता है तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन पे अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस निकलती है। जब
क्लोरीन एक्सेस में होता है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन पे NaCl3 बनता है और HCl बनेगा। फिर इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा मॉइस्चर है और ये क्लोरीन है, ठीक है। तो H2SO4 बनेगा, HCl बनेगा। ये कैसे बनता है बताएंगे। आयोडीन ये मॉइस्चर है और ये क्लोरीन है, तो ये HiO3 बनेगा, ये HCl बनेगा, ठीक है। FeSO4 H2SO4 क्लोरीन है, तो ये फेरिक सल्फेट बनता है और ये HCl बनेगा। तो हमको बताना है कि जो हमारा SO2 है, जो हमारा H2O है और क्लोरीन से क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो जरा, SO2 ये हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएगा, तो ये H2SO3 बनाएगा। जो हमारा वाटर है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हमको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2HCl कर लो, राइट। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है वो H2SO3 को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये H2SO4 जो है वो बन जाएगा। अब ये जो 3 स्टेप हैं, हमको ओवरऑल स्टेप बनाना है, तो जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल कर दिया, H2SO3 से H2SO3 जो है वो कैंसिल कर दिया। अब जो बचेगा वो लिखा जाएगा, तो हमारा SO2 बचा, ये H2O कितने हैं 2, तो 2H2O कर दिए, और क्लोरीन है और ये 2HCl है और ये H2SO4 है, ठीक है। इसके बाद हमारा आयोडीन है, ये वाटर है और क्लोरीन की रिएक्शन से क्या बनेगा हमें ये बताना है। तो देखो जरा, जो हमारा वाटर है वो क्लोरीन से कंबाइन होगा तो HCl बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देती है, तो I2O5 जो है वो बनता है। आयोडीन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन में और आयोडीन यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। अब ये जो I2O5 बना है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो HiO3 रिस्पेक्टिव एसिड जो है वो बन जाएगा। तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं होती। जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिस्पेक्टिव एसिड जो है वो बनता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अब जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जरा, पहले थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे I2O5 बना है, मतलब 5 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने 5 नेसेंट ऑक्सीजन लिखी, तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से ही मिलेगी हमको, तो 5 का मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, तो ये 5 ये 5 और ये 10 बन जाएगा क्योंकि 2HCl था और ये 5, ठीक है, मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो देखो भाई 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गई, I2O5 से I2O5 कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो लिखा जाएगा, तो ये वाटर 6 है तो 6H2O, क्लोरीन 5 है तो 5Cl2 और ये I2, ठीक है, से ये 10HCl और ये HiO3 प्लस HiO3, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद जो हमारा FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, वो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इसके लिए हमें H2SO4 चाहिए ही चाहिए होगा, तो ये बनेगा Fe2SO4 होल थ्राइज। तो यहाँ पे 2FeSO4 कर लो क्योंकि आयरन 2 हो गया, ठीक है, और ये बन जाएगा 2HCl। तो 3 SO4 तो हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक है, और 2 आयरन ये हैं। अब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन से 2HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो तीनों रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज कर लो, 5Cl2 है, राइट। फिर इसके बाद क्लोरीन की एल्कली से रिएक्शन। तो एल्कली आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो इनके साथ रिएक्शन जो है वो सेम होती है। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो NaCl बन रहा है, NaClO बनेगा और H2O बनेगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर ये आपका NaOH जो है वो हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड है तो रिएक्शन थोड़ी सी अलग होती है। NaCl तो बनता ही बनता है, NaClO की जगह NaClO3 बनता है, मतलब क्लोरीन और ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड में।
कोल्ड एंड डाइल्यूट में थोड़ा कम ऑक्सीडेशन होता है तो NaClO बनता है, ठीक है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में NaClO3 बनता है, H2 बनेगा, राइट। अब देखो अल्कली हमने चेंज कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अगर ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, NaCl की जगह कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और NaClO की जगह CaOCl या CaClO बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइपोक्लोराइट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तो कैल्शियम की +2 है तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बना और H2 बना। अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोरेट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइट बना, यहाँ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यहाँ सोडियम क्लोरेट, यहाँ पे कैल्शियम क्लोरेट बना, ठीक है। तो एल्कली के साथ रिएक्शन क्लोरीन के साथ ऐसे ही होती है। फिर अगर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, ड्राई एंड सेलेक्ट है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो CaOCl होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। और ये जो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर ये जो पूरा है ये सब ब्लीचिंग पाउडर के उसमें ही आता है कंपोजिशन में, ठीक है। इसके बाद हम कोवलेंट करेक्टर की बात करते हैं। तो आयनिक करेक्टर में कोवलेंट करेक्टर कितना % है ये हमको फजान ने बताया था। तो फजान कहता है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की जितनी ज़्यादा होगी उसमें कोवलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने एग्जाम्पल लिए, हमने यहाँ पे PbCl2 एंड PbCl4 लिए। तो PbCl2 में लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे लेड जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कोवलेंट करेक्टर जो है वो लेड 4 क्लोराइड का जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जो प्लम्बिक क्लोराइड है उसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। इसी प्रकार स्टेनिस क्लोराइड में टिन +2 में है, स्टेनिक में +4 में है, तो स्टेनिक क्लोराइड में टिन +4 में है, इस कारण यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। इसके बाद हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ब्रोमीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर के फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। तो BrF3 जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। लोन पेयर को स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते। तो और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर ClF3 को देखते हैं। तो ClF3 क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो कि लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी टी शेप्ड होता है। फिर ये हमारा क्लोरिक एसिड है। तो क्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो एक हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो OH ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप बन जाएगा। फिर बची 2 ऑक्सीजन, तो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर के फॉर्म में बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑक्सीजन के साथ आएगा तो एक OH ग्रुप बनेगा, 3 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन से जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 टाइप का हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ग्रुप 17 के हाइड्रा एसिड की बात करेंगे। तो HF जिसको कि हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HBr का मतलब होता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और HI का मतलब होता है हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, अप टू डाउन जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर जो है अप टू डाउन जाने पे बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ भी अप टू डाउन जाने पे बढ़ती है। तो HI, HBr, HCl, HF ये जो ऑर्डर है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का है, ये ऑर्डर हमारा रिड्यूसिंग नेचर का है, ये ऑर्डर हमारा बॉन्ड लेंथ का भी है। इसके बाद हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो HI जो है वो थर्मली अनस्टेबल होता है। HI को जब हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन बनता है। HF जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऑक्सी एसिड की बात करेंगे। तो फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी एसिड जो है वो बनाता है HOF, जिसको कि हम हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं। क्लोरीन के ये 4 एसिड होते हैं, ब्रोमीन के भी 4 एसिड होते हैं, आयोडीन के भी 4 एसिड होते हैं। क्लोरीन का एसिड HOCl जिसको कि हम हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, HClO2 इसको हम क्लोरस एसिड बोलते हैं, HClO3 इसको हम क्लोरिक एसिड बोलते हैं, HClO4 इसको हम परक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है।
तो ये जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो है वो डिपेंड करता है। तो देखो ज़रा, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी प्रकार HOBr, HbRO2, HbRO3, HbRO4 बनता है। ऐसे यहाँ पे HOI, HiO2, HiO। फिर हम क्लोरीन के ऑक्सी एसिड जो हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करेंगे और उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को भी देखेंगे। तो देखो जरा, एसिडिक स्ट्रेंथ उस एसिड की ज़्यादा होगी जहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट +7 जो है वो पर क्लोरिक एसिड में होता है, फिर +5 जो है क्लोरिक एसिड में, और +1 जो है। ठीक है, तो ये तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है जो जल्दी से नेसेंट ऑक्सीजन दे दे। ठीक है, तो जल्दी से नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो देता है हमारा हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो HClO की ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। रीजन सिंपल सा है कि जो हमारा HOCl है वो क्या करता है, वो HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और जो नेसेंट ऑक्सीजन जितनी जल्दी देगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर हम इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करेंगे। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब है कि दो हैलोजन आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हो। तो देखो जरा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन अगर ये इक्विमोलर वॉल्यूम में है तो ClF बनता है, और अगर फ्लोरीन यहाँ पे एक्सिस में है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ClF3 बनता है। ठीक है, इसी प्रकार फ्लोरीन जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे BrF3 बन रहा है, और फ्लोरीन अगर एक्सेस में है तो BrF5 बनेगा। इसके बाद आयोडीन क्लोरीन के साथ इक्विमुलर अमाउंट में रिएक्ट करता है तो ICl बनेगा। अगर आयोडीन जो है वो क्लोरीन के एक्सेस में रिएक्ट करता है तो ICl3 बनता है। फिर हम पॉइजनस गैसेस ऑफ क्लोरीन को डिस्कस करेंगे। तो पहली पॉइजनस गैस है फॉस्जीन गैस, जिसको कि हम कार्बोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, फॉर्मूला COCl2 होता है। सेकंड होती है टीयर गैस, जिसको कि हम क्लोरोपिक्रेन बोलते हैं, इसी को हम ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन बोलेंगे। फिर हमारा थर्ड है मस्टर्ड गैस, फॉर्मूला CH2CH2Cl, फिर बॉन्ड सल्फर है, फिर बॉन्ड CH2CH2Cl। तो ये हमारा मस्टर्ड गैस होता है, जिसको कि हम बिस 2 क्लोरोइथाइल सल्फाइड बोलते हैं, ये इसका IUPAC नेम है। फिर इसके बाद हम एक्वा रेजिया, जिसको कि हम रॉयल वाटर बोलते हैं, इसी को हम किंगली वाटर बोलते हैं, क्या कहलाता है इसको डिस्कस करेंगे। तो एक्वा रेजिया हमारा मिक्सचर होता है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl का। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 ये 1 पार्ट में, और कॉन्सनट्रेटेड HCl 3 पार्ट में जब हम लेते हैं तो हमारा एक्वा रेजिया जो है बनता है। एक्वा रेजिया जो है वो गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल से रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करती, केवल और केवल एक्वा रेजिया को छोड़ के। तो सबसे पहले हम गोल्ड की रिएक्शन एक्वा रेजिया से बताएंगे, फिर हम प्लेटिनम की रिएक्शन एक्वा रेजिया से बताएंगे। तो देखो गोल्ड की रिएक्शन बताते हैं। तो एक्वा रेजिया हमारा कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है, ये 1 पार्ट में और ये 3 पार्ट में लेना है। तो इसकी रिएक्शन से NOCl बनता है, 2H2O बनेगा, और 2 क्लोरीन जो है वो निकलते हैं, ये नेसेंट क्लोरीन कहलाते हैं। ये नेसेंट क्लोरीन जो है वो गोल्ड से रिएक्ट करके AuCl3 बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 नेसेंट क्लोरीन चाहिए क्योंकि AuCl3 बना है। अब नेसेंट क्लोरीन तो यहाँ पे 2 बने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी को, तो ये 6 नेसेंट क्लोरीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नेसेंट क्लोरीन मिल जाएंगे। अब AuCl3 जो बना है वो HCl से कंबाइन होकर HAuCl4 बनता है। क्लोरोऑरिक एसिड जो है यहाँ पे बन जाता है। AuCl3 यहाँ पे कितने होंगे, 2, तो 2 AuCl3 होंगे तो 2 HCl चाहिए, तो 2 ये बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो अब ये मल्टीप्लाई जो है वो हम कर देते हैं अंदर, ठीक है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2, ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई कर चुके, ठीक है।
अब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे, तो जो कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2AuCl3 से 2AuCl3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 6 नेसेंट क्लोरीन से 6 नेसेंट क्लोरीन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वो लिखा जाएगा, तो देखो ज़रा HNO3 जो है वो यहाँ पे 3 है, तो 3 HNO3 लिखें। फिर HCl, ये 9 ये है और 2 ये हैं, तो 11 HCl हो गया। ठीक है, और ये 2 गोल्ड हो गया। फिर यहाँ पे 3 NOCl हो गया। फिर यहाँ पे वाटर देखो 6 H2 हो गया, राइट, और फिर 2 HAuCl4 हो गया, क्लोरोऑरिक एसिड हो गया। बस, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब प्लेटिनम से रिएक्शन कैसे होगी, तो देखो ज़रा, तो जो हमारा HNO3 है और जो हमारा कॉन्सनट्रेटेड HCl है ये 1:3 में है, तो ये बनाता है NOCl बनाता है, 2H2O बनेंगे और 2 नेसेंट क्लोरीन जो है वो बनते हैं। ये प्लेटिनम से 2 नेसेंट क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेंगे, तो ये PtCl4 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नेसेंट क्लोरीन चाहिए, तो इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमें 4 नेसेंट क्लोरीन यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। अब ये जो PtCl4 है वो HCl से कंबाइन होगा, तो क्या बनेगा, H2PtCl6 बन जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। तो ये क्लोरोप्लेटिनिक एसिड जो है बना है, तो यहाँ पे ये 2HCl कर दो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे, तो देखो ज़रा, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब जो कॉमन होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 4 नेसेंट क्लोरीन से 4 नेसेंट क्लोरीन कैंसिल। ठीक है, अब जो बचेगा वो लिखा जाएगा, PtCl4 से PtCl4 और कैंसिल कर दो, तो 2HNO3 बचा। फिर HCl 6 ये है और 2 ये हैं, तो 8 HCl हो गया, से हमारा 2 NOCl बना ये। फिर हमारा H2O जो है वो 4 H2O बना, और ये हमारा बना H2PtCl6, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड जो है बन गया। यहाँ पे ये प्लेटिनम जो है वो छूट गया था, तो यहाँ पे ये प्लेटिनम कर लो, तो बस ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट 10 ईयर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है, फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रीज़न ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 4 होती है। तो फ्लोरीन जो है वो या तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है या फिर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दुनिया में कोई नहीं है। तो जब फ्लोरीन जो है वो हमारा F2 के फॉर्म में होता है तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, या अगर किसी कंपाउंड के फॉर्म में है तो वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होगी, चाहे कंपाउंड कोई भी हो। फिर क्वेश्चन है, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो रीजन बड़ा सिंपल सा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण कोई भी मेटल हो या कोई भी एलिमेंट हो वो फ्लोरीन से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो देखो ज़रा, यहाँ पे KCl है, पोटेशियम क्लोराइड बना। जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई तो पोटेशियम की एफिनिटी फ्लोरीन के साथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमारा KF बनेगा और Cl2 गैस जो है निकल जाएगी। पोटेशियम आयोडाइड है, तो पोटेशियम जो है वो फ्लोरीन के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो पोटेशियम फ्लोराइड बनेगा और आयोडीन जो है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, वाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो देखो जरा, ICl की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो कैसा है हमारा, उसमें पोलैरिटी होगी। आयोडीन स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, और आयोडीन की बात करें तो ये कैसा होगा, हमारा नॉन पोलर बॉन्ड होगा, यहाँ पे पोलैरिटी 0 होगी, राइट। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ICl जो है वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयोडीन, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड में पोलैरिटी है, यहाँ पे बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो हेलोजन से ज़्यादा होती है एक्सेप्ट फ्लोरीन।
फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्लोरीन वाटर लॉसेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग। तो रीजन क्या है, तो क्लोरीन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बनेगा और HOCl बनेगा। ठीक है, तो ये येलो कलर को लॉस कर देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन ClF3 इज फॉर्म्ड एंड नॉट FCl3। तो रीजन ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, इस कारण जब ये ClF3 कंपाउंड बनेगा तो क्लोरीन पॉजिटिव होगा, फ्लोरीन नेगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए ClF3 बनता है, FCl3 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस कारण अगर क्लोरीन फ्लोरीन के कंपाउंड बनते हैं तो क्लोरीन पॉजिटिव होगा, फ्लोरीन नेगेटिव होगा, राइट। तो क्लोरीन फ्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ClF3 ही बनेगा, क्लोरीन सेंटर में होगा। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 में है। फिर इसका एक रीजन और भी है कि चूंकि फ्लोरीन है, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फ्लोरीन जो होता है एटॉमिक नंबर 9, तो ये होता है 1s2 2s2 2p5। तो बैलेंस सेल सेकंड है, यहाँ पे चूंकि 2d एब्सेंट है, इस कारण इसमें केवल और केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस कारण ये केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है। जबकि क्लोरीन जो है वो क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 17 होता है इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। चूंकि यहाँ पे 3d भी प्रेजेंट होता है, अब 3d प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके d ऑर्बिटल में चले जाएंगे, जिस कारण क्लोरीन जो है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दी हेलोजन्स आर कलर्ड वाई। तो हेलोजन कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं, रीजन बताना है। तो हेलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आता है। तो जब ये विजुअल रीजन की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हाइड सेल में चले जाएंगे। जब वो हाइड सेल से अपने ओरिजिनल सेल में आते हैं तो लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। तो अगर ये रेडिएशन जो है विजुअल रीजन में पड़ते हैं तो हमको ये कलरफुल दिखाई देते हैं। तो फ्लोरीन जो है वो हमारा येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीन कलर का, ब्रोमीन रेड कलर का, और आयोडीन जो है वो वायलेट कलर का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। आयोडीन H2Cl2 की रिएक्शन कैसे होगी। तो ये रिएक्शन में HiO3 बनता है, आयोडिक एसिड बनता है और HCl बनेगा। इसका मैकेनिज्म हम आपको बता चुके हैं। फिर SiO2 जो सिलिका है इसकी रिएक्शन HF से कराते हैं, तो सिलिका की HF से रिएक्शन होती है तो SiF4 बनता है और H2O बनेगा। ठीक है, ये SiF4 जो है वो HF से फिर से रिएक्ट करेगा तो H2SiF6 जो है वो बनता है हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिलिक एसिड। यही रीजन है कि जो HF एसिड होता है वो ग्लास जो होता है उस पर ड्राइंग बनाने के काम आता है। फिर फास्फोरस की रिएक्शन जो है वो SOCl2 से करानी है, मेथाइल क्लोराइड से करानी है, तो क्या बनेगा, तो फास्फोरस की SOCl2 से रिएक्शन होगी तो PCl3 बनेगा, SO2 बनेगा और H2Cl2 बनेगा, सल्फर मोनोक्लोराइड बनता है। आयरन ऑन रिएक्शन विथ HCl फॉर्म्स FeCl2 एंड नॉट FeCl3। ठीक है, तो आयरन की HCl से रिएक्शन होती है तो FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। FeCl3 कब बनता है, जब हम आयरन की रिएक्शन जो है वो क्लोरीन से कराते हैं, तो फिर यहाँ पे FeCl3 बनता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन हमारा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस कारण आयरन जो है वो 0 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आयरन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म FeCl3 एंड नॉट FeCl2। तो वही रीजन है कि क्लोरीन जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस कारण आयरन से रिएक्ट करके FeCl3 बनता है। हेलो डियर, आज हम पी ब्लॉक में ग्रुप 18 को डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 18 में 6 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट हीलियम है, सेकंड नियॉन, थर्ड आर्गन, फोर्थ क्रिप्टॉन, फिफ्थ नंबर जीनॉन का है, 6 नंबर रेडॉन का है। इनकी अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेयर में बहुत कम होती है, ये अप्रॉक्स 1% जो है वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं उनमें 1% जो है वो इनर्ट गैसेस का होता है, और इसमें मोस्टली जो है वो आर्गन गैस होती है। इस 1% में मोस्टली कौन सी गैस होती है, वो आर्गन गैस होती है। फिर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अगर हम इनकी एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है।
तो रेडॉन की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 होता है, ठीक है। और अगर हम हीलियम की बात करें तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा केवल और केवल, ठीक है। तो इनके बैलेंस सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जो 5 एलिमेंट हैं उनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। फिर सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होती है, लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रीजन ये है कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कारण ये एलिमेंट जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे। थर्ड हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कारण इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड की बात करेंगे। तो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड जो है वो नील बार्टलेट ने बनाया था। कैसे बनाया था? जब जीनॉन की रिएक्शन जो है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से कराई तो जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट फिफ्थ जो है वो बना। तो ये जो कंपाउंड है ये रेड कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये रेड कलर का कंपाउंड होता है। फिर हम जीनॉन के कंपाउंड की बात करेंगे। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जीनॉन जो है ये थोड़ी बहुत रिएक्ट कर जाता है, ये फ्लोरीन के साथ कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो फ्लोरीन के साथ ये बाइनरी कंपाउंड बनाता है। पहला है हमारा जीनॉन डाइफ्लोराइड, फिर है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड और है हमारा जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो अगर हम इन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करें तो जीनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या मिलेगा? तो जीनॉन डाइफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको जीनॉन मिलेगा, HF मिलेगा, O2 मिलेगा। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें जीनॉन मिलता है, जीनॉन ट्राइऑक्साइड मिलता है, HF मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें जीनॉन ट्राइऑक्साइड मिलता है, HF मिलता है। तो देखो जरा, HCF2 के हाइड्रोलिसिस पे जीनॉन मिला, HF और O2 मिलना है। इसके हाइड्रोलिसिस पे जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस पे जीनॉन मिलेगा, ठीक है, जीनॉन ऑक्साइड मिलेगा, HF और O2 मिलना है। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड पे अब जीनॉन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा, जीनॉन का ऑक्साइड मिलेगा और HF मिलेगा। इसके बाद हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनॉन हेक्साफ्लोराइड देखेंगे। तो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनता है और HF बनेगा। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे हमारा जीनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड जो है वो देता है और HF देता है। फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे जीनॉन कंपाउंड के। तो जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन ट्राइऑक्साइड, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने हैं। तो इनके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जीनॉन डाइफ्लोराइड का। तो जीनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर के फॉर्म में आएंगे। तो 3 लोन पेयर जो है वो बनेंगी। तो 3 लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगी, जबकि बॉन्ड जो है वो एक्सियल पोजीशन पे होंगे। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा हमारा। फिर HCF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जीनॉन जो है वो 4 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जीनॉन के बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। तो 2 लोन पेयर जीनॉन में होंगी और ये 4 बॉन्ड जो है वो जीनॉन जो है वो बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। फिर HCF6 का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे 6 बॉन्ड जो है फ्लोरीन के द्वारा बनाए जाएंगे। तो जीनॉन ने 6 बॉन्ड जो है फ्लोरीन के साथ बनाए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। तो ये हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। फिर हम जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे जीनॉन ने 6 बॉन्ड बनाना है। तो जीनॉन देखो 4 बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ बनाए, फिर ऑक्सीजन के साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जो कि लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। फिर जीनॉन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जीनॉन जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ जो है वो 6 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है। तो 6 बॉन्ड तो यहाँ पे बन गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। तो ये हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो हमारी पहली रिएक्शन है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन सोडियम फ्लोराइड से करानी है। तो होगा क्या कि ये
फ्लोरीन जो है वो इधर पे आ जाएगा, तो ये Na पॉजिटिव बनेगा और ये XeF7 नेगेटिव बनेगा। तो यही हो रहा है, जिन्होंने हेक्साफ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो Na पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव जो है बन रहा है। इसका नाम होगा सोडियम हेप्टाफ्लोराइडोजिनेट 6, क्योंकि यहाँ पे जीनोन के ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। फिर जीनोन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से होनी है, तो क्या बनेगा, तो यहाँ से एक फ्लोरीन जो है वो यहाँ चला जाएगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये XeF3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव ये वाला कंपाउंड जो है वो हमारा बनेगा। इसी प्रकार जीनोन डाइफ्लोराइड की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड से करानी है, तो यहाँ से एक फ्लोरीन यहाँ पे जाएगा, तो ये PF6 नेगेटिव और XeF पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये XeF पॉजिटिव PF6 नेगेटिव हो जाएगा। फिर जीनोन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन O2F2 से करानी है, तो होगा क्या कि ये दोनों फ्लोरीन जो है इस पे आ जाएंगे, तो ये XeF6 बनेगा और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। फिर हमारा क्वेश्चन सेकंड है, हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग इक्विपमेंट। तो डाइविंग इक्विपमेंट में हम हीलियम गैस क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है। तो डाइविंग इक्विपमेंट में हम पहले एयर का यूज़ करते थे, ठीक है। एयर में आपको पता है नाइट्रोजन भी होती हैं, तो जो हमारा स्कूबा डाइवर होता है, ठीक है, तो सी के अंदर जो है वो प्रेशर जो है वो क्या होता है, हाई होता है, तो हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस जो है ब्लड में ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है। जब स्कूबा डाइवर जो है सी से बाहर निकलता है तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने पे नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्लड वेसल से बाहर निकलती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस दर्द से बचने के लिए हम एयर सिलेंडर में हम क्या कर देते हैं, ये हीलियम गैस मिक्स कर देते हैं, ताकि हम एयर को क्या कर सकें, डाइल्यूट कर सकें, ठीक है। तो एयर के डाइल्यूशन के लिए हम हीलियम गैस का यूज करते हैं, ताकि नाइट्रोजन गैस कम से कम जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो, क्योंकि हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो ब्लड में सबसे कम होती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हीलियम फॉर्म्स नो रियल केमिकल कंपाउंड। तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इनका साइज जो है बहुत छोटा होता है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण हीलियम जो है वो हमारा केमिकली अनरिएक्टिव होता है, इस कारण इसकी कोई भी केमिकल कंपाउंड नहीं पाए जाते। You please subscribe my channel and press bell icon. You all. Thanks for watching.